खैर चलो पहले फटाफट देख लो जो पुराना पढ़ा हुआ था। ठीक, क्या क्या था? पोलैरिटी के बारे में पढ़े थे। चार्जेस का क्या था? दो पोलैरिटी थी, प्लस और माइनस। प्लस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होती है। माइनस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है। फिर सेम पोलैरिटी के चार्जेस क्या करते हैं? आपस में रिपल्शन करते हैं। अपोजिट पोलैरिटी वाले अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.602 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम का। और ये किस पे चार्ज होता है? एक प्रोटॉन पे या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, जो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में। तो या तो हम ई के टर्म्स में लिख सकते हैं, एलिमेंट्री चार्ज के टर्म्स में, या ई की पूरी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक, अब कूलम्ब्स लॉ में क्या था? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था, जहां K की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁹। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता था कि जैसे ही हम चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं अदर देन वैक्यूम, तो वो फोर्स उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड घट जाता है। तो हमने यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम का रेशियो डिफाइन कर दिया, जिसको नाम दे दिया क्या चीज? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका? उस मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्यों यूनिटलेस होती है? क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशियो था ये, तो यूनिट कट जाती है, यूनिटलेस बचता है। अब दूसरी बात, इसकी वैल्यू में क्या खासियत है कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स इन मीडियम कम होता है, फोर्स इन वैक्यूम ज्यादा होता है। तो जब न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऑब्वियसली रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी में दो चीजें थी, एक वैक्यूम के लिए और एक मीडियम के लिए। वैक्यूम के लिए क्या था? एप्सिलॉन नॉट, जो ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूले में यूज हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। कितनी? 8.854 इंटू 10 इनवर्स 12 की। ठीक है। और दूसरा एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी? मीडियम की। ये किसके बराबर होता है? तो वैक्यूम वाले को और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाता है। ठीक, तो परमिटिविटी में हमारे पास दो चीजें थी, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। रिलेटिव में एक ही चीज था, एब्सोल्यूट में दो हो गए, एक मीडियम के लिए और एक किसके लिए? वैक्यूम के लिए। ठीक है। अब उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे थे, है ना, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर का एडिशन, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट में इतना। ठीक, यहाँ मैंने बस मॉड का साइन छोड़ा हुआ है, मॉड का साइन भी होता है, वो ये बताता है कि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, प्लस या माइनस साइन से मतलब नहीं है, इसलिए वो मॉड यहाँ पे लगा ही हुआ है। दूसरी बात, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी है? बीटा माने हुए हैं, तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स में बी साइन थीटा बाई ए प्लस यहाँ पे बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज ये बीच में आया था जो रह गया बोलने में, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक तो एफ बी बाई एफ एम, दूसरा परमिटिविटीज के टर्म्स में दोनों एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो, सिर्फ एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और के की वैल्यू जो कूलम्ब्स लॉ में आ रहा था ये वाला, उसकी वैल्यू वैक्यूम में तो इतनी थी, किसी मीडियम के लिए कितनी मॉडिफाई हो जाएगी? तो नीचे में बस एप्सिलॉन आर अपीयर हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्या होता था? सिर्फ एप्सिलॉन होता है, तो उसको भी रिप्लेस करके लिख दिया। तो बुक्स में इस तरह से भी वैल्यू लिखी हुई मिल सकती है। ठीक, तो ये यहाँ तक की बात पढ़े थे। फिर अलग से वेक्टर्स के लिए बात पढ़े थे हम लोग, क्या क्या चीज, कि 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं फिक्स डायरेक्शन के, आई जे के कैप, है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। फिर यूनिट वेक्टर किसी रैंडम किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होगा? तो सिंपली आर कैप हो जाएगा, और उसका वैल्यू क्या होगा? तो उसी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। कुछ और एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने, R12 R21 वगैरह जो पढ़े थे हम लोग, है ना।
फिर ये फिगर की हेल्प से एक बार और देख लो कि अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इनका अपना पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, तो 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा, और 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फिर इनके टर्म्स में कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जो लिखना सीखे थे लास्ट लेक्चर में, है ना, तो ये फिगर बना लिया, दो पॉजिटिव चार्जेस का और एक बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस का। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फोर्स हम उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो F12 है, मतलब फोर्स ऑन दिस चार्ज है ड्यू टू दिस चार्ज, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली, इसके डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इस पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, उधर, उसकी तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, लेकिन ये कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को ये वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, r12, मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन ये चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, और इसकी तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक, ये कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है विथ हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स। वो यूनिट वेक्टर्स जो 1 2 2 1 लिख रहे हैं वो कहां से, वो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट ये रहा। ठीक, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत था। अब इक्विलिब्रियम की बात जो न्यूमेरिकल में जिक्र किया था, तो अगर किसी चार्ज पर दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा उस चार्ज पे वो कितना हो जाएगा, 0। ये चीज़ कैलकुलेट करने का एक तरीका, दूसरा जो मेन तरीका है वो कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ वाला। इस फॉर्मूले में थीटा 180 डिग्री आ जाएगा, है ना, सारे फोर्सेस की वैल्यूज बराबर होती है, तो जब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो हमको वो 0 मिल जाएगा। ठीक, और दूसरा सीधा सीधी देख के। ठीक, अब एक ये कंसेप्ट बहुत आता है इसी इक्विलिब्रियम के ही सिचुएशन पे, है ना, वो बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ये स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड के सेगमेंट में ज़्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, उस पर चार्ज है q, तो उस पर बाई डिफॉल्ट उस मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नीचे की तरफ, mg, है ना, तो हमको कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएं ताकि ये ऑब्जेक्ट हवा में ही रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए कंडीशन सिंपली मैथ्स की भाषा में क्या हो जाएगी कि जो अपवर्ड फोर्स लगाएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो बराबर होना चाहिए किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, है ना, तो वो ये रिलेशन, इस रिलेशन के बेसिस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आएंगे, चार्ज के टर्म्स में भी आएंगे और फील्ड के टर्म्स में भी आएगा। और इसमें कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर मान लो कोई नीचे से कोई चार्ज अगर फोर्स लगाएगा, तो वो नीचे वाला चार्ज इसको ऊपर की तरफ कब फोर्स लगाएगा, जब वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर इसी चार्ज को हम उठा के यहाँ रख लें, तब ये चार्ज इसको अपनी तरफ कब खींचेगा, जब वो अपोजिट नेचर का होगा, तभी वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक, तो हमको पोलैरिटी के नेचर पे ध्यान रखते हुए फोर्स के डायरेक्शन को ध्यान में रखना होगा कि चार्ज को ऊपर रखना है दूसरे चार्ज को, कि चार्ज को नीचे रखना है, ताकि वो किसी भी स्थिति में फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर ही लगाता रहे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को, जो रेगुलर रहे हैं, है ना, और टाइम पे आ जाते हैं, लेट नहीं पहुँचा करो क्लास में। चलो, अब जो टॉपिक एक है तुमको बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक तो ये हम लोग पहले डिस्कस किए हुए हैं, वो फिर आज पढ़ लेंगे,
और फिर केमिस्ट्री में भी 11th में शायद पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक, हाँ, पोलर और नॉन पोलर, तो वो हमको फिजिक्स में भी स्पेशली पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करो तो ये सबसे सिंपल प्रॉपर्टी होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसको उल्टा समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर ये 3 तरह के चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड गिवन है, पोलैरिटी गिवन है, ठीक है। तो नेट चार्ज ऑन बॉडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम तीनों चार्जेस के वैल्यू को उनकी पोलैरिटी के साथ ऐड करेंगे, मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। तो मैथ्स के हिसाब से, अलजेब्रा के हिसाब से ये सम हो गया कितना? माइनस में 7 कूलम। मतलब इस बॉडी में भले ही कितने तरह के चार्जेस हैं, ओवरऑल जो ये बॉडी चार्ज होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी से चार्ज होगा, और कितना चार्ज होगा उसके ऊपर? 7 कूलम का होगा, ठीक। कैसे निकाले? सिंपली मैथ्स के हिसाब से जोड़ के निकाले। दूसरा एग्जांपल देख लो। अब ये 4 तरह के चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी कितना निकला? +1 कूलम निकला। तो ये जो टोटल चार्ज ऑन बॉडी हम निकाल रहे हैं वो अलजेब्रा की मदद से निकाल रहे हैं। इस तरह के एडिशन को हम अलजेब्राइक सम कहते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी चूंकि अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड होकर नेट चार्ज देता है, इसीलिए इस बिहेवियर को इलेक्ट्रिक चार्ज के एक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया। कहा गया कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो उस बॉडी पे अवेलेबल जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का अलजेब्राइक सम होगा, ठीक। अब एक एग्जांपल देख लो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी का। अगर किसी बॉडी में कुछ इस तरह के चार्जेस हैं जिनका नेट सम 0 मिल जाए तो क्या होगा? तो उस केस में बॉडी पर नेट चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा। हम कहेंगे कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका दूसरा मतलब और क्या कह सकते हैं कि बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। इसलिए दोनों का जो जब हम अलजेब्राइक सम करते हैं तो नेट वैल्यू हमको 0 मिलती है, और इस स्थिति में ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकली इसका मतलब हो जाता है कि टोटल चार्ज जो है वो अलजेब्राइक सम होगा सभी चार्जेस का, ठीक। और ये कुछ एग्जांपल्स, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, सेकंड क्वांटाइजेशन पे बात करते हैं। तो क्वांटाइजेशन में सबसे पहले वापस फिर जाते हैं इसी बात पे कि किसी बॉडी पे कितना कैसा चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी या एक्सेस का? इलेक्ट्रॉन्स को चूंकि हम तोड़ नहीं सकते, तो जब भी इलेक्ट्रॉन कमेगा या ज़्यादा होगा तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स में होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1000 जितने भी हैं, है ना। 7.5, 1.5, 2.25 इस तरह से नहीं होंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बात, पोलैरिटी भी उसी के हिसाब से है कि अगर डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव, एक्सेस है तो नेगेटिव, है ना। तो इस चीज को मैथ्स की भाषा में हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Ne कूलम्ब का, प्लस या माइनस साइन एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है, ठीक। प्लस कब यूज करेंगे? जब डिफिशियंसी हो जाएगी। माइनस कब यूज करेंगे? जब एक्सेस हो जाएगा, ठीक। n यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पूरे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे, ठीक। अच्छा, इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यहां पे सिर्फ प्लस माइनस साइन हमने डिसअपीयर कर दिया, ठीक। मतलब पोलैरिटी की बात भी हम लोग इसी नंबर्स में ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब जो n की वैल्यू होगी प्लस में 1 होगी या माइनस में 1 होगी? प्लस में 1 तब होगा जब लॉस्ट होगा इलेक्ट्रॉन, माइनस में 1 तब होगा जब गेन होगा इलेक्ट्रॉन। प्लस ये 3 होगी या -3 होगी, मतलब अगर लॉस्ट कर गया इलेक्ट्रॉन तो प्लस में 3, गेन किया है इलेक्ट्रॉन तो माइनस में 3, है ना। तो ये जो नंबर्स होते हैं प्लस और माइनस, ये क्या कहलाते हैं? इंटेजर्स कहलाते हैं, ठीक। तो इस फॉर्मूला में ये E तो एलिमेंट्री चार्ज था, एलिमेंट्री चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? n से। n क्या है? इंटीजर है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहा है,
ठीक, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? एलिमेंट्री चार्ज का। ठीक, क्लियर है बात? तो Q नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक, अब इसके साथ झंझट क्या है कि जब हम बल्क मटेरियल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इधर से उधर चार्जिंग प्रोसेस में। ठीक, तो उस सिचुएशंस में हम लोग क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी जो इसका नाम है उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। ठीक, जब भी कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा तब हम इस बॉडी को रोल में लाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस पे एग्जांपल्स देख लो। अगर कोई बॉडी गेन किया है इतना इलेक्ट्रॉन, तो गेन किया है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस साइन यूज होगा पोलैरिटी के लिए, और ये संख्या दे दी है 10 टू द पावर 15, तो टोटल चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 15 इंटू एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, है ना? तो 10 पावर 15 और -19 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा हमको कितना? -4, तो इतना नेट चार्ज हो जाएगा। ठीक, और पोलैरिटी कैसी होगी? क्योंकि गेन किया है इसलिए नेगेटिव। अगर कोई बॉडी लॉस्ट करता है 4 ही इलेक्ट्रॉन मात्र, तब चार्ज कितना होगा? तो भाई Ne मतलब 4 गुना एलिमेंट्री चार्ज, तो 16 चौका 64, 6.4, है ना? और पोलैरिटी क्या होगी? क्योंकि लॉस्ट किया है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो चार्ज का बिहेवियर है कि ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का, इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज का? क्वांटाइजेशन का। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी कि चार्जेस अलजेब्राइक सम होते हैं इंडिविजुअल चार्ज के, जिसको एडिटिव प्रॉपर्टी कह दिया। दूसरा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसको क्वांटाइजेशन कह दिया। ठीक, और अब तीसरा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब दूसरा ये भी होता है कि हम ना इसको पैदा कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं जैसा एनर्जी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा मेरे साथ मान लो मेला घूमने गया, ठीक, मान लेते हैं, ऐसे तो नहीं जाएंगे, है ना? ना तुम जाओगे ना हम जाएंगे, है ना? तो मान लो मेरे पास 10-10 रुपए के 10 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास? 100, 100। तुम चूंकि मेरे साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली खाली पॉकेट जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कितना रुपया है? 0। तो हम दोनों मिलके एक सिस्टम बन गए। ठीक है, तो हम सिस्टम में हमारा कितना है टोटल अमाउंट? 100 + 0, 100। मेला गए, गुपचुप खाया 10 रुपए का, तो तुमने खाया, मैंने तुम्हें को दिया 10 रुपए, तुमने बाद में फिर दुकान वाले को दे दिया। ठीक है, तो फिलहाल हम दोनों आपस में ही रहते हैं। जब से ही जैसे ही मैंने तुमको 10 रुपए दिया, मेरे पास कितना बचा? 90। तुम्हारे पास 10 है ना? अब उसके बाद ना दोगे गुपचुप वाले को, एकदम फीलिंग में ही आ गए हो कि दे दिए उसको, है ना? उसको नहीं देना है, अभी तुम्हारे तक ही रहो। तो ठीक, मान लो अगर मैंने 2 नोट दिए होते तब तुम्हारे पास कितना जाता? 20। मेरे पास कितना बचता? 80। सिस्टम में अभी भी कितना पैसा है? 100। तो यही कंजर्वेशन होता है। क्लियर है बात? तो बिफोर चार्जिंग जो नेट चार्ज होगा और आफ्टर चार्जिंग जो नेट चार्ज होगा वो इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, अब यहां पे देखो एग्जांपल इसका। मान लो बिफोर चार्जिंग मतलब बिना इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के स्टार्टिंग में दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास 0-0 कूलम के चार्जेस थे, है ना? और फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि बी ऑब्जेक्ट ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए को दे दिए। ठीक, तो जैसे ही बी ने लॉस्ट किया इलेक्ट्रॉन तो स्वाभाविक है उसके में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ए ने जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? कितने का आएगा? तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे Ne। तो n कितना है यहाँ? 10 टू द पावर 6। तो जो ए पर चार्ज होगा वो हो जाएगा Ne पॉजिटिव नेगेटिव में, है ना? और जो बी पे चार्ज हो जाएगा वो भी Ne पॉजिटिव में, है ना? तो देखो बिफोर चार्जिंग दोनों पे 0-0 था, तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम 0। आफ्टर चार्जिंग इस पर इतना चार्ज है नेगेटिव में और इस बी पे इतना ही चार्ज है पॉजिटिव में,
तो स्टिल दोनों के मैग्नीट्यूड का सम यहां क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। मतलब सिस्टम पे टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग आपस में हमेशा बराबर है। 0 दिमाग में मत बिठा लेना, बराबर है। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई मेन, क्वांटाइजेशन, एडिटिव और कंजर्वेशन। क्वांटाइजेशन में इंटीग्रल मल्टीपल वाली बात, एडिटिव में अलजेब्राइक सम वाली बात, और कंजर्वेशन में चार्ज हमेशा बराबर होने की बात। ठीक है, तुम जबरदस्ती 2 पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो कि पोलैरिटी के टर्म्स में चार्जेस कैरेक्टराइज होते हैं, 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कब, निगेटिव कब, वो डिफाइन कर देंगे। और एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर सेम पोलैरिटी वाले हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं आपस में, और अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो ये सब नंबर्स तुम्हारे बढ़ा देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में लिखने के लिए। ठीक है, 3 तो ये हो गए, 2 हम इधर पोलैरिटी और नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसपे बढ़िया डेरिवेशन है आगे जाके तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है, टॉर्क का डेरिवेशन है, फिर सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है, सब इसी पे, बस इसका इंट्रोडक्शन आसान है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक और डाइपोल, डाई मतलब 2, पोल मतलब पोलैरिटी, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 पोलैरिटी की चीजें हैं। तो पोलैरिटी मतलब चार्जेस। तो यहां पे खासियत क्या होता है कि ये एक सिस्टम है किसका, इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 चार्जेस का, जिनका पोलैरिटी आपस में क्या है, अपोजिट है। एक अगर माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। अगर ये 10 कूलम है तो वो भी 10 कूलम का ही होगा, ये 4 कूलम है तो वो भी 4 कूलम का ही होगा। ठीक, और दूसरी खासियत क्या है कि इनके सेंटर्स आपस में कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे। अगर इनके सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं तब वो पेयर ऑफ चार्ज डाइपोल नहीं कहलाएगा। जैसे ही हम उनके सेंटर्स के बीच में कुछ दूरी कर देंगे तब वो सिस्टम ऑफ चार्ज डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उस जो दोनों चार्जेस के सिस्टम को मिला रहा है आपस में, उसको हम नाम दे देते हैं डाइपोल एक्सिस का। जो चार्जेस के सेंटर्स के बीच में टोटल दूरी होती है उसको हम मैथमेटिकली लेते हैं 2a, कैलकुलेशन में आसानी होती है इसलिए, है ना। इसको हम नाम देते हैं डाइपोल लेंथ, और मीटर में मीटर होगी। ठीक, ये जो पॉइंट है वो सेंटर है डाइपोल को मिलाने वाली लाइन का, डाइपोल एक्सिस का। ठीक है, और चूंकि ये सेंट्रल पॉइंट है तो निगेटिव चार्ज का दूरी सेंटर से कितना हो जाएगा, 2a का आधा, मतलब सिर्फ a। इस सेंटर पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का दूरी कितना हो जाएगा, a, तो a प्लस a मिलके 2a बन गए। क्लियर है बात। डाइपोल में एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशंस जब करेंगे हम लोग, तो जब भी डाइपोल से दूरी की बात होती है तो हमेशा इसी सेंट्रल पॉइंट से दूरी की बात होती है, किसी चार्ज से दूरी की बात नहीं होती। क्वेश्चन में तुमको ज्यादा से ज्यादा घुमा सकता है कि किसी चार्ज से दूरी बता देगा, तो हमको वहां पे फिर कैलकुलेट करना होगा कि सेंटर से दूरी कितना है। ठीक है, अब तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। नेट चार्ज अब इस पे कितना होगा, लगाओ एडिटिव प्रॉपर्टी। भाई एक पे निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, और इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो दोनों जुड़ेंगे आपस में एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अलजेब्राइक सम से। तो क्या मिलेगा वैल्यू, 0। तो डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है। ये कंसेप्ट तुमको यूज करेगा फ्लक्स के टॉपिक में क्वेश्चन बताने के लिए, कूलम्स गॉसियस लॉ में। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज ये करेगा कि तुमको कह देगा कि 1000 डाइपोल्स हैं, बताओ फ्लक्स कितना। तो फ्लक्स तभी होगा जब नेट चार्ज होगा। तो एक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना, 0। तो अब 2 हो तब भी 0 होगा, 10 हो तब भी 0 होगा, 1000 होगा तो भी 0 होगा, और लाख डाइपोल होंगे तो भी नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो डाइपोल्स हैं उन सब का अपना चार्ज तो 0 ही है। तो सबके चार्जेस जब 0 जोड़ेंगे तब भी हमको 0 ही मिलना है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बिठा लेना कि नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे चार्जेस को पढ़ने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, पोलैरिटी।
वैसे ही डाइपोल्स को स्टडी करने के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या सिर्फ डाइपोल मोमेंट, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, MOMENT, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी माना गया। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली जो सिंबल यूज करते हैं इसके लिए P यूज करते हैं, और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं तो तीर का निशान लगा दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन दिमाग में बिठा लेना, हमेशा माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना उस पर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ठीक, अच्छा अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों हो गया? डाइपोल की लेंथ कितनी थी? 2a, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू मिलेगा वही डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें यूनिट देख लो क्या होगा। तो भाई चार्ज होता है कूलम, डिस्टेंस होता है मीटर, तो यूनिट क्या हो गई? कूलम्ब मीटर। ठीक, इसमें एक जबरदस्ती का सवाल बनता है कि भाई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 3 गुना 2 भी 6, 2 गुना 3 भी 6, तो यहाँ हम 2a इंटू क्यू करें या q इंटू 2a करें, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन झंझट ये है कि अगर तुम 2a इंटू क्यू कर दिए हो, है ना, तो यूनिट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीटर और कूलम, है ना। लेकिन जैसे ही तुम m स्मॉल में और c उसके बाद लिखोगे, ये सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा कि ये मिली कूलम है। हाँ, क्योंकि मिली को भी तो m से ही लिखते हैं ना। जब चार्जेस पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स डिटेल में तो तुमको मिली कूलम भी मिलेगा, माइक्रो कूलम भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ मिली कूलम हो सकता है लोग उसको समझने लग जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए हम हमेशा कूलम्ब मीटर ही यूज करते हैं, c के बाद ही m को लिखते हैं। ठीक है, नहीं सेंटीमीटर में दोनों लेटर जो है स्मॉल होते हैं। ठीक है, अच्छा है, डाउट आया, अच्छी बात है, दिमाग चल रहा है सही डायरेक्शन में। फिर तो जब भी हम सेंटीमीटर लिखते हैं तो वी यूज स्मॉल लेटर्स फॉर बोथ लेटर्स, है ना, स्मॉल c स्मॉल m, लेकिन यहाँ कैपिटल C और स्मॉल m। ठीक है, क्लियर है बात? तो अभी तक जितनी चीज पढ़ी थी वो ध्यान में है। प्रॉपर्टीज चार्जेस का क्लियर है, डाइपोल का बेसिक क्लियर है, हाँ ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बस नोट डाउन कर लो, ये 3, और लास्ट में डाइपोल, वो तो पहले भी किया हुआ है।